कैसे ज्वाइन करना है, एक एक के बाद दूसरा कैसे आप कर सकते हैं। हमें इस गुड। चीज में सर आपके पास आकर यही हमें सीखने को मिला है कि सर हमने रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं बस यही देखना। मेन। देखें अरसलान, और आपने रट्टे का कॉन्सेप्ट रास्ता ही, मुश्किल है। जी सर बिल्कुल, आपने मेन हमें चीज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली ही लेके चले बताया। आसान है। मैंने पहले सर दिन कल इनको सेमिनार में भी कहा है। जी जी। खास तौर पर आपकी फैकल्टी में सर आप ही जो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनिंग करते हैं। एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हमें बिल्डअप होता है सर, जिसमें इसका मकसद ये होता है कि हमने अगर इंटरव्यू की तैयारी भी हमारे साथ साथ ही चलती जाती है, हमें इतनी बिल्कुल पोटेंशियल आ बिल्कुल जाती है कि बिल्कुल। हमने बात कैसे करनी है। मैंने जब पहली दफा ज्वाइन किया था मुझे बात करने का तरीका नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा है गुड मैंने कैसे बात करनी है, गुड लेकिन अब मैं अगर मैं बोल रहा हूँ ना, गुड। इसकी इसकी जो है बुनियाद आप ही हैं सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी सर। और अल्लाह ताला कामयाबियां दे। अरसलान, ऐसे तो नहीं कहते कि अगर आपका लीडर ठीक है ना, तो जी ऑब्वियसली सर, सारी टीम खुद ही सही काम करेगी। डेफिनेटली सर। ठीक है ना। सर तो हम अभी जिस आपको तरह मुझे आज की बात करें, आज मुझे अक्सर ने मैसेज किया है आपके इंग्लिश के लेक्चर में, अक्सर को प्रॉब्लम हुई, अक्सर ने मुझे मैसेज किया है। मैंने फौरन अक्सर को भी रिप्लाई किया, और साथ ही जो आपकी जी कोऑर्डिनेटर ने सर। भी कहा कि इंग्लिश के टीचर से कोऑर्डिनेट करें, क्यों इशू स्टूडेंट को आ रहा जी सर, वो ना हमने ड्यूरिंग क्लास ही ये वाला इशू पॉइंट आउट किया था, सर को बताया भी था कि सर, तो सर ने हमें ये कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो इस पे देख लेंगे कि हम दौरान स्टडी ही हम एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे। सर तो बट आप अगर सर उनसे इग्नोर तो नहीं ना कहेंगे ना, करते। तो सर जिस तरह ये मेरी बहन है अक्सा, इसने अगर क्वेश्चन किया है ना तो सर उन्होंने इग्नोर किया है, है। डेफिनेटली ठीक है, इग्नोर किया है सर। ये ऐसी बात क्वेश्चन नहीं है सर। अक्सा की बात भी आप ठीक है। बिल्कुल। सर लेकिन जब सबसे हम टेक्निकल देखते सब्जेक्ट तो हैं। मेरा है, मैं जी आपका जी सर। सवाल साथ दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, तो इंग्लिश सर का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर आप लीडर की तरह लीड करते हैं सर, आप उठा कर इंशाल्लाह अल्लाह लेकर आते हैं ताला सर, खैर रखे, अल्लाह ताला खैरियत आप बोलने का जज्बा से पैदा करते रखे हैं आप सर, सबको। ये डेफिनेटली ये असल में बात है। हमने इन जी डिपार्टमेंट्स में सर। भी अरसलान सर्व किया है। मैंने पहले कल भी बताया कि अराउंड 500 पीपल जो हैं, जो हमारे हाथ से इंटरव्यू के बाद गवर्नमेंट सीट्स में आए हैं। ठीक है ना, डिफरेंट सर प्रोजेक्ट्स की हायरिंग की, बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे। और जी जी सर। पीएचडीज को हमने हायर किया, तो हमें पता है मार कहाँ से खाई जा रही होती। सर तो इसमें ना जो नो डाउट स्टूडेंट्स, सर आपकी एकेडमी बहुत अच्छी तैयारी करवा रही है, बट जो इंग्लिश के सर हैं वो शायद डिग्रेड करते हैं। नहीं, कोई इशू नहीं है साहब, आपका वो इशू मेरे तक पहुंचा है। इंशाल्लाह ताला उन्हें कहेंगे, या हमने आपकी सर फैकल्टी में हमारे पास सर को बंदे पॉइंट और आउट भी हैं। करवा दिया, इंशाल्लाह सर ठीक बेहतर है ना। कर लेंगे। मैं और वही तो, मुझे अक्सर ने डायरेक्ट जी जी मैसेज सर। किया आज, मैंने इसलिए नए स्टूडेंट के सामने बात कर रहा हूँ, मतलब ये कोई ऐसा हमारी कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हमारे पास इंग्लिश की फैकल्टी में 4 मेंबर मौजूद है। ठीक है जी, एक सर हमारे साथ नहीं है, आपको देख नहीं लग रहा, हम जबान को कहेंगे प्रोफेसर सलमान रफीक के मन को लगा देंगे, पढ़ा तो सारी रहे हैं। ठीक है सर ना, कोई आपने ऐसा इशू नहीं। काफी मार खाई है, मतलब अस्सलाम देखा वालेकुम हुआ है सर। सारा सर, आपके ऐसी है, पास ऐसी है, वसी ऐसी है। नॉलेज और वसी शायद तजर्बा है सर, जिसकी बिना पर सर आप हमें डील कर रहे हैं, हमें हमारे अंदर इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। पोटेंशियल पैदा कर रहे हैं सर कि हम बोल सकें, हम बात कर सकें, असलान, हम व्हाट एक्चुअली वी नीड साथ इज ही साथ। दिस, इज दैट व्हाट वी नीड। देखें, आप यहाँ कह रहे हैं ना, अक्सर ने जी जी मुझे सर। डायरेक्टली बताया है कि जी हमें उस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, आप हैं। ठीक है, बट आप सर इस टाइम एक बात डायरेक्टली हम है, नहीं। जी जी। सर ये नहीं है कि वो अच्छा समझाते नहीं है, अच्छा हम्म समझाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हम्म करते हैं, बट वो कहते हैं इग्नोर करते हैं। और अगर कह रहे हैं ना स्लाइड अभी रहने दें, नेक्स्ट ना कीजिएगा, उन्होंने मेरी हम्म ये बात नहीं मानी, उन्होंने बैक की नहीं है। मुझे इस बात पे हम्म गुस्सा है, मैं पहले क्लास लेफ्ट करने लगी, मैंने कहा उस्ताद है नहीं करनी चाहिए, हम्म। मुझे इस बात पे कोई गुस्सा इशू नहीं, आया। कोई इशू नहीं, अब उन्हें कहा है, अस्सलाम ऑब्वियसली पर वो इस चीज वालेकुम को लेके सर चलेंगे। पर वो अस्सलाम समझाते वालेकुम अच्छा है। नो प्रॉब्लम, अस्सलाम जो हमने इशू ये नहीं आपका कहा है। कि वालेकुम। ये नहीं कहा वालेकुम कि सलाम उन्हें कहें नासरा। कि अक्सा अक्सा जी मेरी बात सुने, वो सर बहुत अच्छा, मैं उनसे हाँ सीएसएस जी की बिल्कुल क्लासेस मैंने ले कहा चुकी है। हूँ। हाँ जी लेकिन वो आप बहुत उनसे अच्छा समझाते डायरेक्टली हैं। बात भी कर सकती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे डायरेक्ट भी बात कर मैंने सकती है, वो बोली आपको थी, बेहतर आई गाइड थिंक कर सो, देंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्लास में बोली भी हूँ कि सर हमारे कॉन्सेप्ट नासरा साफ क्लियर नासरा करवाएं, सिस्टर, हमने बट उन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन बहरहाल अब वो इशू मेरे तक आया, तो खैर पर स्टूडेंट्स का सर वो इशू ये नहीं हम रिजॉल्व कह कर रहे दिया कि गया। आप सर चेंज कर दें, या हमें उनकी समझ भी आ रही है, वो हम लोगों वो को सर अच्छे वो देखें, समझा भी डेफिनेटली रहे अच्छा हैं। पढ़ाते हैं सर, वो दानिश का मैसेज है कि डेफिनेटली पढ़ा भी सर। दियो। वो कह रहा है कि उन्हें इशू जेडे पुराने स्टूडेंट के बाद में पहले नई क्लास पढ़ लें। तो ठीक है जी दानिश, सर, अब नहीं इनके इशू जो डेफिनेटली हमने, सर, आपकी विजन जो है ये डेफिनेटली एक विजन है सर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत से रखें, जी तो सर। फॉर्मली लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। ठीक जी है। सर, लेट्स स्टार्ट तो नाउ। लेट्स स्टार्ट विद मैप। आपका जो सब्जेक्ट है बेसिकली बेटा करंट अफेयर। करंट अफेयर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था
कल सेमिनार में भी कि अराउंड 20 मार्क्स का पार्ट आपके करंट अफेयर से होता है। इस 20 मार्क्स के पार्ट को जो एग्जामिनर ने डिवाइड किया होता है वो 2 पार्ट्स में किया होता है। वन पार्ट जो सा होता है इसका वो होता है करंट प्रेजेंट हैपनिंग, और दूसरा जो सा हिस्सा होता है वो जनरल नॉलेज का, वो कुछ जो हो चुका होता है। ठीक है, और इन दोनों डोमेन्स में फर्दर एग्जामिनर इन दोनों डोमेन्स में से उसने 3 तरह के सवाल उठाने होते हैं। वन विल बी योर नेशनल अफेयर, अदर विल बी योर रीजनल अफेयर, एंड थर्ड विल बी योर इंटरनेशनल अफेयर। सो इफ यू विल टॉक अबाउट प्रेजेंट करंट अफेयर, तो आपके प्रेजेंट नेशनल अफेयर जो से दैट विल बी अबाउट दिस कैन कंट्रोलमेंट बोर्ड इलेक्शंस। प्रेजेंट रीजनल अफेयर जो से दैट विल बी अबाउट अफगानिस्तान, एंड प्रेजेंट जो से इंटरनेशनल जो चल रहे हैं अफेयर दैट विल बी माइट बी अबाउट कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू और यरूशलेम इशू। कोई भी इस तरह का जो ग्लोबल चल रहा है उसके बारे में सवाल आ सकता है। इसके साथ अगर हम जीके की बात करें जनरल नॉलेज का, तो वो आपसे अगर नेशनल की बात करें तो वो ये भी पूछ सकता है कि पाकिस्तान की नेशनल एंथम किसने लिखी थी। अगर रीजनल की बात करें तो आपसे ये पूछ सकता है सार्क कब बनी थी, इसके कितने मेंबर हैं, पाकिस्तान ने कब इसको ऐड किया था। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो वो ये पूछ सकता है कि बुश जॉन सा था वो प्रेसिडेंशियल हायरार्की में अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट थे। सो क्वेश्चन आर डिवाइडेड इनटू दीज लेयर्स। और जब हम इसकी तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं हमें पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि वी विल नॉट बेसिक फोकस ऑन ओनली वन थिंग, वी हैव टू फोकस ऑन both of the things. One is current affair and other is GK general knowledge, and we will further divide this into 3 basic layers: national, regional and international. So by keeping this in mind, let's come toward this map and start with Pakistan. Currently we are sitting in Pakistan, और सबसे पहली चीज जो बुनियादी आपको आनी चाहिए जिसके बारे में 12 बार सवाल भी पेपर में आप देखते हैं, मेडिटेरियन सी के बारे में सवाल आएगा, रेड सी के बारे में आएगा, कैस्पियन सी के बारे में आएगा, ब्लैक सी के बारे में आएगा, पनामा कनाल के बारे में आएगा। वो आपसे इनकी डायरेक्शन पूछेंगे जो इसकी ये किसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे। तो सवाल के लिए आपको जो सबसे पहली चीज मैप में पता हो दैट आर डायरेक्शंस। आपको ये पता हो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे देखना है। उसके लिए एक बेसिक चीज आपने याद रखनी बेटा, जस्ट लाइक आपके सामने ये पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान के ऊपर वी लिख लेना है, WEV, वी आर गोइंग टू स्कूल वाला मीन्स WEV जब लिखेंगे तो पाकिस्तान में जब मैप पे आप दिखेंगे तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वो आपकी वेस्ट है, राइट साइड आपकी ईस्ट है। ठीक है, किसी भी जगह को जस्ट लाइक सवाल आता है आपको ये मेडिटेरियन सी के बारे में तो आपने इधर भी वी लिख लेना है, रेड सी में इधर भी वी लिख लेना है। जो लेफ्ट साइड है वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है, अपर साइड नॉर्थ है और डाउनर साइड आपकी साउथ है। ठीक है, तो पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है और ये चीजें आपको नोट्स की फॉर्म में मिलेंगी भी। जो बेसिक की पॉइंट है वो लिखते जाना है आपने। ठीक है, पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे सेंट्रल एशिया और चाइना है, और पाकिस्तान के साउथ पे गवादर, इंडियन ओशन, अरेबियन सी है। डायरेक्शन देखना सबको समझ आ गई? ये डायरेक्शन बुनियाद है बेटा इस पूरे सब्जेक्ट की। अगर ये नहीं समझ आई तो आगे ये सब्जेक्ट आपको तंग करेगा। क्या ये सबको समझ आ गया? किसी ने दोबारा पूछना हो तो यू मे आस्क नाउ। यस सर। बाकियों को काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। गुड। जो क्वेश्चन हो फौरन पूछना है, वहां रोक लेना है उसको। अगर एक सवाल समझ ना आएगी आगे भी चीजें समझ नहीं आएगी। तो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आपने जब भी मैप पे कोई डायरेक्शन देखनी है, आप पेपर में सवाल अक्सर ये देखते हैं मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरियल सी, इनका वो पूछता है। जस्ट लाइक क्वेश्चन आपके लास्ट FIA के पेपर में था कि मेडिटेरियन सी इज इन डैश ऑफ यूरोप। 7 ऑप्शन दिए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैप पे यूरोप ये है, ये 28 कंट्रीज हैं यूरोप जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर भी थे। ठीक है, इनके अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप वो देखें जो मैंने आपको की बताई है वी लिख रहे हैं, तो अगर आप देखें WEV लिख दिया तो यूरोप के लेफ्ट साइड के ऊपर जो सा वेस्ट साइड वहां पे आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट साइड पे आपका एशिया, अपर साइड जो सी है वो अगेन ये जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वो, और जो डाउनर साइड है वो मेडिटेरियन सी है यानी कि साउथ। तो मेडिटेरियन सी इज इन साउथ ऑफ यूरोप। तो जस्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान,
तो हमने इस रूल को पाकिस्तान पे अप्लाई किया और मैंने सर आपको बताया हमने कि सर हमने पूछो। डब्ल्यू इधर रखना है, यूरोपियन मेडिटेरियन सी के ऊपर रखेंगे यहाँ पे, देखिए आपने या जब वी लिखना उधर? है ना, वी लिखना है यस, ना, जहाँ भी वी सर लेफ्ट लिखेंगे, साइड पे रखेंगे सर, ओके जिस सर। तरह वी पे आता है नॉर्मली आप वी लिखते हैं तो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं ना डब्ल्यू। लेफ्ट साइड पे रखेंगे। गुड। तो पाकिस्तान पे जब लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके वेस्ट आ गया, अफगानिस्तान और ईरान वेस्ट पे, ई पे ईस्ट पे इंडिया, सर उसकी अपर समझ साइड है, नॉर्थ लेकिन सेंट्रल एशिया। इधर आपको बता रहा हूँ कि आप जहां भी रखना चाहें, आपको मेडिटेरियन सी का वो सवाल पूछ रहा है, अब आपको उसने जिसका सवाल इसमें पूछा वो पूरे पूछा उसने। सर, सर इसमें पूरे कॉन्टिनेंट को लेंगे ना सर, उसके लेफ्ट में हाँ जी, रखेंगे देखें उसने पूरा। यूरोप की बात की है, उसने जी पूरे जी सर, कॉन्टिनेंट की पूरा बात नहीं की, कॉन्टिनेंट की अब बात उसने की, किसी इस एक वजह से कंट्री हम की लेफ्ट बात पे नहीं रखेंगे। की। गुड। ओके ठीक सर, है, आ गया, थैंक यू। तो ये चीजें जो सी हैं, ये बेस है सर आपके बाल पूरे ज्योग्राफी की। बाल बुक्स में तो जो है ना, ये इसको साउथ को उन्होंने जो है वो नॉर्थ की तरफ शो किया था, ये क्या है मतलब नो बुक्स नो के नो, कभी कभी नहीं? भी नहीं इस गलती में जाना आपने। साउथ को नॉर्थ की तरफ शो नहीं किया होता उन्होंने, वो उन्होंने मैप को रिवर्स किया होता है। जी जी। ठीक है ना, वो जिस तरह डायरेक्शन दिखाना चाह रहे होते हैं उन्होंने रिवर्स एंगल से डायरेक्शन दिखाई होती है। आपने ये नहीं जेन में रखना कि अपर साइड नॉर्थ है, आपने पहले ये जेन में रखना है कि आपने वी लिख देना वेस्ट ईस्ट। ठीक है, जब वी लिखेंगे उसके बाद अपर साइड नॉर्थ और डाउन साइड साउथ। जी जी। सर मायने ठीक ये है, रखिएगा कि वो कॉन्टिनेंट पूछ रहा है या वो कंट्री पूछ रहा है, ये मायने रखिएगा। वो लिखे मेडिटेरियन सी पूछ रहा है तो हम किस साइड पे रखेंगे डब्ल्यू, देखिए जब अब ये मेडिटेरियन सी मैटर पूछ रहा है तो करेगा। आपने मेडिटेरियन सी में वी लिख देना सिंपल। जी ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साइड अपर साइड ही जानी। मेडिटेरियन सी के वेस्ट पे देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ जाएगा। ठीक है, मेडिटेरियन सी के साउथ पे देखें तो ये अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, यस सर, एक बहुत चीज अच्छी ये में तरह रखनी, समझ आ गई। आपके आज के लेक्चर में से इंशाल्लाह अजीज बेटा तकरीबन 4 से 5 सवाल हैं जो आपके आज के लेक्चर में से आपको हर पेपर में नजर आने वाले हैं। ठीक है, पहली बात मैंने आपको डायरेक्शन की बता दी, पाकिस्तान का जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है उसको हम ड्यूरन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर इंडिया के साथ है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को आगे जो है वर्किंग बाउंड्रीज में डिफरेंट डिवाइड किया हुआ है, आर्मिंग नाम इसके रखे हैं। बेटा सब अपने आप को म्यूट रखें, जब सिर्फ क्वेश्चन पूछना तब अनम्यूट करें। नजीर बेटा अनम्यूट रखें अपने आप को, मैं यहाँ से म्यूट ऑल कर रहा हूँ सबको। ये कौन अभी तक म्यूट नहीं हुआ? चले हो गए सारे। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पे हमने जो कंट्रीज हैं उनको देखना शुरू करना है। अब हम पाकिस्तान से रीजन में जा रहे हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेटा वो आपके पाक अफेयर में कवर किए जाएंगे, जिसमें आपको पाकिस्तान से इन डिटेल फ्रॉम फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट सिनेरियो जो है सारा आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपने डायरेक्शन देख ली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम उस डायरेक्शन को रीजनल लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ पे सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में टोटल 12 लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लास्ट FIA का पेपर में सवाल आया हुआ था, देयर आर डैश लैंड लॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया, तो दीज आर 12 लैंड लॉक कंट्री। बेटा उस कंट्री को कहते हैं जिसके चारों तरफ जो सा है वो जमीन होती है, कई तरफ से भी वो बाय सी बाय वाटर कनेक्ट नहीं होता। इसके साथ ये कॉन्सेप्ट होता है डबल लैंडलॉक का। डबल लैंडलॉक मींस कि उसके साथ जो नेबरिंग कंट्री वो भी लैंडलॉक हो तो इसे डबल लैंडलॉक कहते हैं। सर ये डबल वाला जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। बेटा डबल लैंडलॉक कंट्री, देखिए लैंडलॉक तो समझ आ गई ना आपको। जी सर, आ गई है। डबल लैंडलॉक वो कंट्री होती है कि जिसके साथ वाली कंट्री भी लैंडलॉक हो। जी ठीक है। ठीक है, आ सिंपल। गई सर। सर ट्विंस भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उसके साथ वाली कंट्री भी लैंडलॉक है, तो यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए एक लैंडलॉक कंट्री, उसके बाद वो कंट्री आएगी जिससे उसका बाय वाटर एक्सेस होगा। तो आपको जो सवाल यहाँ पे आता है वो सवाल आता है कि देयर आर डैश लैंडलॉक कंट्री इन सेंट्रल एशिया। उसके साथ साथ आपके पेपर में जो आपसे पूछे जाते हैं कैपिटल, एक आधा सवाल पेपर में कैपिटल का मिलता है। वो एक कैपिटल का सवाल 99% चांस है कि वो या तो ये वाली कंट्री से आएगा, ये जो सेंट्रल एशियन तान कंट्रीज है, या वो आपको ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ये जिनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं, इनका नजर आएगा, या वो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज का नजर आएगा।
सो दीज आर टोटल 29 कंट्रीज जिनकी आपने कैपिटल याद कर लेने और आपका एक नंबर सिक्योर हो जाना इससे। 196 कंट्री के कैपिटल नहीं हमने याद करने, जस्ट वी विल मेमोराइज द कैपिटल ऑफ दीज 29 कंट्रीज। और जिससे फॉर श्योर जो अभी आ रहा है वो या यहां से पूछता है या यहां से पूछता है। उसके बाद आपके पास रीजन में 3 न्यूक्लियर पावर मौजूद हैं। जिस रीजन में आप हैं एशिया में, स्पेसिफिकली साउथ एशिया में आप फॉलो करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ये तीनों जो सी न्यूक्लियर पावर यहाँ पे मौजूद है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी इस टाइम चाइना है, जिनका विजन ये है कि 2035 तक उन्होंने वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। इन टर्म्स ऑफ लैंड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड रशिया के पास है। So largest territorial power on globe is Russia, and both of these countries, China and Russia, share border with 14 countries. ये भी पेपर में सवाल आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर करती है दूसरी कंट्रीज के साथ, तो दैट इज चाइना एंड रशिया, जो 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके साथ साथ रशिया से अब आप मैंने एक जगह पढ़ा था चाइना 16 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर नहीं, अमीर 16 नहीं हुआ बेटा, अभी पहले 13 था, अब रिसेंटली ये लास्ट 4 मंथ पहले जो उनसे 14 हुआ है। ठीक है, अगर आपने किसी बुक में ये पढ़ा तो गलत पढ़ा, इसको आप गूगल करके अभी फौरन चेक कर सकते हैं कि ये दोनों आप 14 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करते हैं। पहले जो ऑफिशियली फिगर थी वो 13 थी, 14 भी अब हुई है रिसेंटली, ये इन फ्यू मंथ सॉरी। सर वो 14 कौन सा हुआ है इनके साथ? तो पता नहीं, इधर छोटे मोटे कंट्रीज आजाद होते रहते हैं। ओके। अब आप एशिया के साथ अब अपने रीजन से थोड़ा बाहर निकल के अब आप एंटर होने जा रहे हैं यूरोपियन रीजन में। वो एंटर इसलिए हो रहे हैं कि हमने इन स्टेट्स को पहले देखना है, उसके बाद जो इस रीजन की सबसे बड़ी स्टोरी है दैट इज रोल इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड देन चेंजिंग ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड टू यूनिपोलर वर्ल्ड एंड बाइपोलर वर्ल्ड एंड द फेज ऑफ कोल्ड वॉर, जिससे पक्के सवाल आपके निकलते हैं पेपर में। इन्हीं नामों के आपको 1-2 सवाल लाजमी नजर आते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि अब हमने रशिया के साथ ये पढ़ना है, ये जो थे आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, दीज वर under direct control of USSR in this phase of Cold War. These states are collectively known as Baltic State, Estonia, Latvia, Lithuania, and these states are collectively known as Scandinavian countries, Norway, Sweden, Denmark. These are famous because of 100% literacy rate, 0% crime rate, and these countries are renowned because these were under direct control of Russia when it was USSR, United Russian Federation, in these phases of Cold War. So before starting a new journey, जो आखिरी 100 साल के आपके you can say in 20th century में जो आपके 4 से 5 मेजर सवाल हैं वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड हैं, जिसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कम्युनिज्म समझना पड़ेगा। अभी तक कोई सवाल है किसी का? तो कम्युनिज्म को अगर आप समझना चाहें तो कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट वाज गिवन बाय रशिया। और कम्युनिज्म कहता क्या है कि जो भी कंट्रीज के ऊपर कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट होगी वहां पे अल्टीमेट जो होल्ड है वो गवर्नमेंट का होगा। जस्ट लाइक क्लैशनकोव बनाने वाला रशिया में था तो उसे उसकी प्रोडक्ट की उतनी लॉयल्टी मिली और उसके बाद उसे फारिग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ऐसा सिस्टम उनका ये, उनकी आइडियोलॉजी ये कि हमने हर चीज को बराबर सब में डिवाइड करना है। इसके बरक्स इसी रीजन में जिसकी हम एशिया में बात कर रहे हैं, चाइना की एक आइडियोलॉजी जिसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म समझने से पहले हमें अटलांटिक ओशन पार जाके कैपिटलिज्म को समझना पड़ेगा। दैट वाज एन आइडियोलॉजी ऑफ यूएस। Capitalism is an ideology of US that states that any country with capitalistic system of government will talks about free will of people
and will not interfere in economic matters of state and just act as a regulatory body. कैपिटलिज्म की जो मेन दो आउटपुट है, एक डेमोक्रेसी है और दूसरा लेजर फेयर इकोनॉमी है। ये दोनों के नाम लिख लें, डेमोक्रेसी और लेजर फेयर इकोनॉमी, ये कैपिटलिज्म से निकले हैं। डेमोक्रेसी और लेजर फेयर इकोनॉमी, डेमोक्रेसी सिंपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय, फॉर, ऑफ। और लेजर फेयर इकोनॉमी, ये पुराने स्टूडेंट जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो लास्ट मुझसे लिया है, वो बताएगा लेजर फेयर इकोनॉमी क्या था। व्हाट इज लेजर फेयर इकोनॉमी? किसी को याद नहीं? लेजर फेयर इकोनॉमी मींस, जी बोले। मतलब किसी मुल्क से तिजारत वगैरह करना, जैसे पाकिस्तान चाइना से सबसे ज्यादा चीजें लेता है और अमेरिका को देता है। नहीं, वो जिससे आप रिलेट कर रहे हैं वो बार्टर्ड वुड सिस्टम ऑफ ट्रेड है। लेजर फेयर इकोनॉमी ये प्रिंसिपल कैपिटलिज्म का था, जो ये कहता है कि हुकूमत मुआशी मामलात में डायरेक्टली दखल अंदाजी नहीं करेगी, यानी कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ये सिस्टम कैपिटलिज्म की वजह से। अब इन दोनों आइडियोलॉजीज में बेटा बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी क्लैश शुरू हो जाता है। दोनों आइडियोलॉजी जैसे कि टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। एक कहती है कि हर चीज पे इख्तियार हुकूमत का रहना चाहिए, दूसरी कहती है कि हर चीज पे इख्तियार लोगों का होना चाहिए, लोग जैसे मर्जी रहे, हमें कोई मसला नहीं। दुनिया कुछ ऐसे इवेंट से गुजरी है जिसको आपको लाजमन पता होना चाहिए, जिसके सवाल आपको आते हैं। उसके लिए पूरे 100 साल को पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट यू शुड नो अबाउट वर्ल्ड वॉर 1। कब से कब तक हुई वर्ल्ड वॉर 1? 1914 से 1914 से 1918 तक। गुड। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हो रही है। और 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। 10 जनवरी 1920। गुड नास्ता, गुड। लीग ऑफ नेशन, जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया पे पीस कायम किया जाए। बट ये ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी क्योंकि दुनिया पे फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर की डेट क्या थी बच्चों? 1939 to 1945। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसका मतलब है जो IR का लेक्चर था हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने उसको मेमोराइज किया। तो 1939 से 1945 तक एक जंग अजीम होती है जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी यूज होता है। कहाँ पे यूज हुआ था? सर जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो जापान में ये वेपन यूज हुआ, US ग्रुप ने यूज किया, वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हुआ। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया पे पीस हो, वो तो कायम नहीं हो सका था। तो लीग ऑफ नेशन को फर्दर मॉडरेट कर दिया गया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। हमीद बेटा आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, लिख के बता दें अगर कुछ पूछ रहे हैं आप तो। सर ये यूनाइटेड नेशंस का जरा रिपीट कीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस का मैं आपको बता रहा था कि जो बेसिक इनका एजेंडा था, आइडियोलॉजी थी, दैट वाज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये कहता है कि लोगों को आज़ादी हो जिसका नाम डेमोक्रेसी है, और लोगों के मौशी मामलात में दखल ना दिया जाए जिसका नाम लेजर फेयर इकोनॉमी। अब इस कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान एक जंग शुरू हो गई। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो दुनिया पे जो ऑर्डर था उसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन बेटा स्टार्ट हुआ है 1945 में, और वो लीग ऑफ नेशन जो 1919 में बना था, गुड, जो 1919 में बना था कि दुनिया में पीस हो
वो पीस नहीं हो पाया था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में इस ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर के बाद इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशन किया गया था। यूनाइटेड नेशन का हम सेपरेटली हमारा पूरा लेक्चर होगा, जो एक लेक्चर का पार्ट होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में सवाल आता होता है। लीग ऑफ नेशन को अगर आप कन्वर्ट करके लेके जाएं तो मेन फर्क ये पड़ा कि उसमें सिक्योरिटी काउंसिल आ गई, उसमें आईसीजे आ गया, जनरल असेंबली आ गई। तो इंशाल्लाह हम उनको पढ़ेंगे आगे, फिर आपको इंशाल्लाह वो चीजें क्लियर होंगी। तो दुनिया में एक फेज जो बाय स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, दैट वाज अ फेज नेम एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। को बता सकता है मल्टीपोलर वर्ल्ड किसे कहते हैं? सर मोर देन वन पावर का होल्ड गुड, था एक्सीलेंट। दुनिया पे। मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन कि उस टाइम एक से ज्यादा पावर्स का दुनिया में होल्ड था, ठीक है। एक से ज्यादा पावर मीन कि उस टाइम अमेरिका भी पावर थी, ब्रिटिश भी पावर थे, ठीक है, और रशिया भी पावर थी, काफी ज्यादा पावर, इटली भी पावर थी, स्पेन भी पावर थी। तो ये सर तमाम इटली, पावर जर्मनी, जौन सी थी, फ्रांस, गुड, ये सारी दुनिया पे उस टाइम मौजूद थी। अब इनके दरमियान जो एक टसल चल रही थी, अगर आप देखें जो दुनिया के ऑर्डर चले वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये वो 19th सेंचुरी के एंड पे अगर आप देखें और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, कि इन पावर्स ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आपस में ग्रुपिंग कर ली थी, और ये ग्रुपिंग के साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 हुई, एक ग्रुप हारा। उसके बाद अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक दूसरी जंग अजीम हुई, वर्ल्ड वॉर 2, अगेन फिर एक ग्रुप बिल्कुल ही खत्म हो गया और सिर्फ एक पावर इनमें से बची जो यूएस थी, और दूसरी तरफ रशिया बचा। और दुनिया के जो ये निज़ाम कहलाया आफ्टर 1945 यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद, इसको बाइपोलर सिस्टम कहते हैं। मीन दे वर ओनली 2 पावर, वन वाज रशिया एंड अदर वाज यूएस। और इन दोनों के दरमियान एक जंग का आगाज हुआ जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। So Cold War is a war that is in between two countries and they are not fighting directly on their own land. Instead, they are using every other means एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो जराए का इस्तेमाल कर रहे थे। और अगेन ये कोल्ड वॉर का फेज जो सा है ये जारी रहा 1991 तक, और स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर जो सा था मेन वो आपका बनता है 1979 से 1991 तक अफगानिस्तान में, जिसके बाद यूएसएसआर टूटता है। यहाँ से पेपर में सवाल आपका कोल्ड वॉर के बारे में आता है, ये जितनी बातें की हैं पहले वो सारी आती हैं। उसके बाद एक सवाल जो अब रिसेंटली वो पूछने लग गया है, पहले नहीं पूछता था, कि रीजन क्या था यूएसएसआर के फेलियर का और टूटने का इन दिस कोल्ड वॉर। तो द रीजन वाज इकोनॉमिक रीजन दैट यूएस वाज नॉट नहीं कर एबल, सका था। गुड, यूएस वाज नॉट इकोनॉमिकली अपनी जितनी भी उसकी यानी कि उसके अलायंस कंट्रीज थी उनको सपोर्ट नहीं कर सका। वेरी गुड। अब यूएसएसआर जब टूटता है तो दुनिया पे एक नया नक्शा फिर आता है, जिसमें जो आपकी ये सारी कंट्रीज हैं, अगर आप ये देखें तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो सी सामने आती हैं, जो मैं आपको इस टाइम मैप पे दिखा रहा हूँ। और इन्हीं के सबसे ज्यादा आपको वो सवाल पूछता है कैपिटल के बारे में। सिंपल, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? कोई चीज क्लियर ना हुई हो, जो नए जिनका आज अभी ट्रायल क्लास चल रही है, कोई बेटा क्वेश्चन हो आपका? चलें, गुड, परेशान नहीं होना बेटा। हमारा हर लेक्चर ऐसा ही होना जैसे आज का, कि आपका दिमाग सुन होगा एक दफ़ा, आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा। और इंशाल्लाह उसका यही मकसद है कि आप खुद किताबें पढ़ के जो 15 दिन में भी ना ले सके, वो आपको ये 1 घंटे का लेक्चर प्रोवाइड करें यहाँ पर। तो आपके लिए चीज़ें नहीं है सारी, तो इनमें इतना उलझना नहीं है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह जिस तरह पुराने स्टूडेंट कह रहे हैं आसान चीज़ें हो जाएंगी, उस तरह आपके लिए भी आसान हो जाएगी। अब इस फेज के बाद जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट यूएसएसआर टूटा, रशिया अलहदा हो गया, उसके साथ जो बाकी कंट्रीज हैं तमाम जो हैं वो अलहदा अपनी अपनी सब डोमेन्स में चले गए। और ये जो कंट्रीज अलहदा हुए हैं, इनका मेन आपको सवाल आ रहा होता है जनाब, जो कैपिटल पूछा जा रहा होता है।
आपका यूरोप जो था इस दरमियान 2 पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जिनको आप कहते हैं। ईस्ट जर्मनी के साथ जो ये वाला सारा एरिया है ये कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी को मानता था, और जो वेस्ट जर्मनी से इधर को सारा यूरोप का एरिया है ये कैपिटलिस्टिक ब्लॉक के साथ था। वो कम्युनिस्टिक ब्लॉक के साथ था, ये कैपिटलिस्टिक ब्लॉक के साथ था। अब यूरोप से अगर हम पार जाए, यूरोप से जो सवाल आते हैं वो यही है। एक यहाँ से सवाल आता है आपको कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन अभी मैं वो आपको नहीं बता रहा, वो लास्ट 10 मिनट्स में मैं आपको सारी ऑर्गेनाइजेशन का, सारे जितने भी आपके जो इस तरह की जितनी इकोनॉमिक हैं, डिफेंसिव हैं, ठीक है, और नेचुरल अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको बताऊंगा। उन ऑर्गेनाइजेशन से आपके 2 सवाल पक्के निकलेंगे। अब यूरोप के बाद हम यहाँ से जंप लगाते हैं और आ जाते हैं यूएस पे। यूएस क्योंकि आपका इंटरनेशनल अफेयर के बारे में सवाल आता है, कैपिटलिस्टिक थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। नो प्रॉब्लम बेटा। अमजद बेटा, कैपिटलिज्म जौन सा है, कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया आइडियोलॉजी है जो यूएसएस वालों ने दी थी, जो कहती है कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए, हत्ता कि जो उनकी मुआशियत है, मुआशी मामलात हैं, ठीक है, उसमें भी हुकूमत दखल अंदाजी नहीं करेगी। जो अमीर से अमीर तर हो रहा है कमा के होता रहे, जिसके पास नहीं है उसको बेसिक जो रोटी कपड़ा है वो मिलता रहेगा, उसके अलावा हुकूमत उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये सिंपल कैपिटलिज्म है। इज इट क्लियर? अमजद बेटा क्लियर हो गया अब? गुड। तो यूएस के बारे में अगर सवाल आएगा तो आपको या वो जीके के पार्ट में पूछ लेगा ये सारी स्टोरी से सवाल, अगर प्रेजेंट सवाल पूछेगा तो सारे पेपर उठा के देख लो, उसे एक ही सवाल मिलेगा। एक वो पूछेगा यूएस और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है, बताएं क्या नाम है जी? 48 पैरेलल लाइन। कोई और बताए क्या? 48 है 49 है? 49, सॉरी 49। 49 पैरेलल लाइन। 49 सर। उसके बाद वो आपसे सवाल पूछेगा यूएस के प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका नंबर क्या है। सबसे ज्यादा सवाल जो आता है प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका नंबर क्या है। और अभी रिसेंटली पेपरों में एक सवाल नजर आया है, 48 है ना? 48 है 46 है? 46 है। 46 है। 46 है बेटा, 46 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीजें इसी तरह आपको क्लियर होंगी सारी। डेमोक्रेटिक पार्टी से। गुड। उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो इधर की खतून अव्वल है उसका नाम क्या है। फिर हम अगर साउथ अमेरिका में जाएं तो साउथ अमेरिका से कोई और सवाल नहीं आता, सिर्फ एक सवाल आता है, वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ से फीफा से रिलेटेड सवाल आएगा, ब्राजील का पूछता है कितने दफा वर्ल्ड कप जीता है, और उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसा सवाल नहीं है जो यहाँ से पूछा जाए। अब यहाँ से हम वापस दोबारा समुद्र को पार करते हैं और आ जाते हैं अपने अफ्रीका पे। अफ्रीका से हमें कोई और सवाल नहीं आता। अच्छा कुछ पूछने लगी हो? सर मैं ये कह रही हूँ साउथ अमेरिका का दोबारा रिपीट कीजिएगा। साउथ अमेरिकन पार्ट से बेटा कोई सवाल नहीं आता, अलावा इसके कि वो पूछता है कि यहाँ से ब्राजील कितनी दफा वर्ल्ड कप जीता है, फीफा के बारे में पूछता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, बेजरर सी कंट्री है। इनके नाम से ही देखो आपको सिर्फ फुटबॉल ही याद आएगा और दुनिया में इनका नाम कहीं नहीं सुनोगे आप। और एक सवाल जो आता है वो ब्रिक्स के बारे में आता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सारे नाम लिखवाता हूँ। अब यहाँ से हम अफ्रीका की जानिब आए हैं। अफ्रीका से अगेन सिर्फ कैपिटल पूछने को मिलता है, या वो जो इकोनॉमिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपिंग, डेवलप, लीस्ट डेवलप, इनके बारे में पूछता है। और एक सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज दुनिया में कहाँ है, तो वो अफ्रीका में। फिर दोबारा पाकिस्तान के नजदीक आएंगे तो सवाल बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये रीजनल सर्कल भी है, ये इंटरनेशनल सर्कल भी है, और ये आपके नेशनल अफेयर में भी, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड है तो आपके साथ अटैच है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपका सवाल आता है, आपकी जो ये वाला पार्ट है जिसको आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसको मिडिल ईस्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ से अगर आप देखें तो यूएस की ईस्ट का ये मिडल है, तो उन्होंने इसका नाम मिडिल ईस्ट रखा था। दीज आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रेजेंटली यहाँ पे सेक्टोरियल वॉरफेयर भी जारी है।
सर दो मिडिल मेन ईस्ट यहाँ को पे रिवाइज ग्रुप है। कर दें, इसका नेम मिडिल ईस्ट इसका क्यों नाम रखा मिडिल गया? ईस्ट अमेरिका ने इसलिए रखा था कि अमेरिका की ये ईस्ट, WE अमेरिका पे लिखे, ये ईस्ट बन रही है, उसकी ये ईस्ट का बिल्कुल मिडिल बन रहा है, जिस टोटे को मिडिल ईस्ट कहते हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे सेक्टोरियल वॉरफेयर भी जारी है, दो ग्रुप्स हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। उसके साथ साथ यहाँ पे कोल्ड वॉर भी जारी है, जिसमें अमेरिका और रशिया इन दोनों ग्रुप्स की सपोर्ट कर रहे हैं। रीसेंट कोल्ड वॉर की एग्जांपल आपको सीरिया में मिलती है। सऊदी अरब में जो गवर्नमेंट है उसको हम मोनार्की कहते हैं। मोनार्की मीन बादशाहत। ईरान में जो गवर्नमेंट है उसको हम थियोक्रेसी कहते हैं। थियोक्रेसी, मोनार्की और थियोक्रेसी। थियोक्रेसी वो हुकूमत होती है जो किसी मजहब के नाम पे बनाई जाए। उसके साथ साथ इस टाइम सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो आपके ये अरेबियन सी, यहाँ से गल्फ से निकलता है और पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड होती है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेड है, जिस तरह के चाइनीज इकोनॉमी सबसे बड़ी है इस टाइम, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है। यूएस के पास तो अदर सोर्स ये है कि वो इधर अफ्रीका से भी ऑयल मंगाता है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी जौन सी है वहाँ सबसे ज्यादा ऑयल जौन सा है वो आपका यहाँ से जा रहा होता है, जो आपका ये गल्फ है। अब इसी ऑयल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए चाइना या पाकिस्तान के साउथ में गवादर है, वहां से एक रोड कायम कर रहा है जो स्टेट वे यहाँ से चाइना जाती है। और ये क्या करेगी, चाइनीज ट्रेड को सिक्योर करेगी। उसको इतना चक्कर नहीं पड़ेगा, टाइम रिड्यूस होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा कि उसकी ट्रेड सिक्योर हो जाएगी। तो ये हमने छोटा सा दुनिया का चक्कर लगाया है। इसके बारे में अभी तक कोई सवाल तो आप पूछें, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं। कोई सवाल नहीं किसी का? जल्दी से पूछ लें, जस्ट 1 मिनट फॉर यू। बेटा उसको मोनार्की और थियोक्रेसी कहते हैं। मोनार्की का मतलब बादशाह, थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है बताएं? मजहब के नाम पर कायम मजहब की जाने वाली मजहब के नाम पे, हुकूमत। इस्लाम के नाम पे नहीं, मजहब के नाम पे, ये जेहन में रखना है। किसी भी मजहब के नाम पे अगर हुकूमत कायम की जाए तो उसको आप थियोक्रेसी कहेंगे। कोई और सवाल किसी का? वेरी गुड जी। अगर आपको आज का लेक्चर समझ इतनी आसानी से आ रहा है तो यकीन करें इन अ फ्यू डेज आप करंट अफेयर पूरी फिंगर टिप्स पे हो गया। सर सर ब्राजील ने कितनी दफा फुटबॉल चैंपियन बना है? नासरा इसमें 5 दफा का आपको फिगर मिलती है, पर ये फिगर होती है ऊपर नीचे होने वाली। ओके सर। 6 बार मैंने भी पढ़ा है। वही 6 टाइम हो गया होगा ना, वही बात है कि फिगर चेंज होने वाली है। तो ये आपने जब पेपर देने तब आपने इन चीजों को अपडेट करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका जर्नल हो गया जो आपने पूरा एक यू कैन से अराउंड द वर्ल्ड इन 45 मिनट्स ओवर किया आपने। अभी की जो हमारी डिस्कशन थी, इंशाल्लाह आप हर पेपर को उठा के देखें, एटलीस्ट 3 सवाल आपको पेपर में लाजिम मिल जाएंगे ये 45 मिनट की क्लास से। सर अब आ जाते क्वेश्चन हैं, आपसे करना है। ये जो सारे इधर उधर के कंट्रीज है, इनका इंटरेस्ट यहाँ पे इसी एरिया में क्यों मतलब इतना ज्यादा है, यहाँ पे आप वो क्यों गुड ट्रेड आयशा, करना वेरी चाहते गुड क्वेश्चन। दैट इज अबाउट जस्ट द गेम ऑफ रिसोर्सेज। पूरी दुनिया में देखें सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अल्लाह पाक ने इस खित्ते को दिए हैं जिसमें आप मौजूद हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज ही वो हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया यहाँ पे अट्रैक्ट होती है। तभी तो यूएसए यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ है अभी तक। अरे ये नासरा साहब भी सारे ही यूएस से पहले जाए, आपको मैंने बताया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने आपको भी जो सा सब कॉन्टिनेंट सारा ब्रिटिशर की कॉलोनी था। यूएस तो बाद में एक्टिव हुआ है, पहले ब्रिटिश वाले ही थे ना।
ग्रेट ब्रिटेन वाले जिन्होंने पूरी दुनिया कोलोनाइज किया रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये तो पूरी दुनिया में गेम यही चलती रही। देखिए 3 चीजों पे पावर का दारोमदार है दुनिया में। वन इज लैंड, अदर इज इकोनॉमी एंड थर्ड इज आर्मी। आर्मी को कंपीट कर दिया न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स ने। सवाल ये आता है कि अमेरिका इज इस टाइम ओनली सुपर पावर जस्ट बिकॉज ऑफ और न्यूक्लियर वेपन उसके पास सबसे ज्यादा, इसलिए सुपर पावर है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इसी तरह पूरी ग्लोब में हमने जाना है, जहाँ जो जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके नाम लिखने हैं, और ये नाम आप लोगों ने लिख लेने। असाइनमेंट ये आपने कि आपने इनके मेंबर देखने कितने, इनके हेड ऑफिस कहाँ पे, ये देखना है। पाकिस्तान से शुरू करें तो एक सवाल आजकल आ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये कश्मीर इशू में बड़ी एक्टिव रही है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका नाम लिखें। सर 1961 में बनी थी। नहीं, अभी नहीं बता रहा ना सर, ये असाइनमेंट है। ओके सर। इसको आपने सिर्फ ये देखना है कि इसका कहाँ पे कैपिटल वगैरह और इसका मेन काम क्या है। इसके साथ साथ ये रीजनल लेवल पे आ जाए तो पाकिस्तान, क्योंकि साउथ एशिया में, साउथ एशिया की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सार्क। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इधर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है आसियान। सार्क और आसियान। इसके साथ यहाँ से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसका नाम है OBOR। पेपर में आजकल बड़ा ज्यादा इसके बारे में पूछ रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। सार के साथ कौन सी बताइए आपने बेटा? आसियान। आसियान ऑर्गेनाइजेशन है, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज की। एशिया ये है पूरा, इसकी ईस्ट साइड ना जी। क्या सेंट्रल एशियन कंट्री की है ये? सेंट्रल एशियन वही, ये जो आपकी ईस्ट साइड की एशियन कंट्री है, ये सारे उन्हीं के साथ है। सेंट्रल एशिया तो ये हो जाएगा ना, इनकी बात करेंगे। इसमें आप ये जाएंगे कि ये पूरा अगर देखें तो ईस्ट पे चली जाती है। ओके सर। साउथ ईस्ट ये जी, साउथ ईस्ट नहीं बेटा, ईस्ट एशियन कंट्री, मतलब एशिया की ईस्ट साइड की कंट्री जिसकी मेंबर है। फिर मैं आपको बता रहा था OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके बारे में 2 तरह के सवाल आते हैं, एक मैं बता देता हूँ जिसका जवाब नहीं मिलता। वो पूछता है ओल्ड सिल्क रूट, तो जो प्रेजेंट नाम है वो क्या है? ओल्ड सिल्क रूट वो इसलिए पूछता है, वो ये वन बेल्ट वन रूट ही है। ये सब कॉन्टिनेंट जौन सा था, ये ब्रिटिशर की कॉलोनी था, और ब्रिटिशर यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के लेके जाते थे, और क्योंकि यहाँ की सिल्क बहुत मशहूर थी तो इसलिए इसको सिल्क रूट कहते। ठीक है, तो ओल्ड सिल्क रूट का प्रेजेंट नाम जो रखा गया है वो OBOR है। इसके साथ साथ इसी रीजन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और अटैच होती है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि इसकी मेंबर वो कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं, जिसलिए पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। हमीद बेटा, OBOR मीन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इट्स अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ चाइना टू रिस्टोर बाय रोड ट्रेड विद यूरोप। और ये सारे कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका मेन पर्पस क्या है कि इसको एक ओल्ड सिल्क रूट था, जब ये हमारा हिस्सा जो सा सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिशर की कॉलोनी था, तो यहाँ से सड़क के रास्ते से ट्रेड होती थी। ठीक है, तो ये सड़क का रास्ता जो सा है, बाय लैंड रूट जो सा इसको री एस्टेब्लिश कर रहा है चाइना, और नाम उसको दिया है OBOR का। CPEC का मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा, वो आपकी अगली क्लास में CPEC के बारे में प्रॉपर डिटेल, क्योंकि उससे स्पेसिफिकली CPEC से ही 1-2 सवाल निकलते हैं, तो उसको हम अच्छी तरह देखेंगे। हाँ, ये भी सवाल आता है कि CPEC इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो OBOR जो है CPEC का पार्ट है। उसके साथ ही ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है,
ये भी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी नाम लिखना है। सर ये ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका है। जी बिल्कुल 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 यही है। उसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ECO और ऑर्गेनाइजेशन। SCO दोनों को लिखो जी, शंघाई कॉर्पोरेशन, वेरी गुड। अब इन सारों के नाम ऑर्गेनाइज्ड वे मैं आपको लिखा रहा हूँ, सिर्फ इन्हें करेंगे तो 1-2 नंबर अपने आप सिक्योर कर लेंगे। सर ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बुक में तो 95 में लिखा है स्टैब्लिश हुई थी, और कुछ में लिखा है 2001 में बनी थी। इसका नाम चेंज हुआ था बेटा। 95 में हुई थी, लेकिन 2000 में इसका यंग मेंबर चेंज हुए थे आई थिंक। जी मेंबर के नाम भी चेंज उन्होंने किया था, अमेंडमेंट की थी उन्होंने इसमें, बेसिक और एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट का की नाम भी थी चेंज किया था जी। उसके बाद यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। इसके मेंबरशिप और आपने देख रहे हैं। इससे रिलेटेड एक सवाल आता है ब्रेग्जिट का। यूरोपीय यूनियन के बेसिकली 28 मेंबर थे। ग्रेट ब्रिटेन वाले अलहदा हुए थे, 2013 में रेफरेंडम हुआ था जिसका नाम ब्रेग्जिट था, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वाले इनसे अलहदा हो गए। सर रिवाइज द ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट इज अ रेफरेंडम जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन वाले यूरोपीय यूनियन से निकल गए थे। 27 मेंबर रह गए इनके। इनकी सारी बात 28 में से एक निकल के पीछे 27 रह गए। इसके साथ साथ बेटा ये तो होगी, अभी हम रीजनल लेवल पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। साथ ही अब जरा अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इंटरनेशनल में एक नाम लिखें जो खुफिया नाम है, OPEC। इसके बारे में सवाल आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इसको नजरअंदाज कर जाते हैं। 1960 में कायम की गई थी। ये अभी नसरा नाम बताइए, मैं अगली दफा पूछूंगा फिर बताना सारा। ओके सर। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन जौन से उनके नाम, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के नाम। फिर OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसके साथ अब आ जाए जनाब आप इकोनॉमिक सेक्टर में जो खाते में काम कर रहे हैं, जिसके अंदर G10, G8, G5, G20 ये ग्रुप्स हैं। सर रिपीट द नेम। G10, G8, G5, G20। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसके साथ ये वो जिसको नजरअंदाज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये सालाना रिपोर्ट देते हैं करप्शन के बारे में, ठीक है। इससे एक सवाल पेपर में आपको अक्सर बेशतर अब जो पेपर में नजर आएगा, IMF वर्ल्ड बैंक और इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और साथ में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये करप्शन इंडेक्स और लिटरेसी इंडेक्स ये सारा ये दे रहे होते हैं। सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें देखते हैं पाकिस्तान करप्शन के खाते में किस नंबर पे, गवर्नेंस में किस नंबर पे, ये चीजें आपने देखते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं जनाब डिफेंसिव अलायंसेस, लड़ाई झगड़े वाला जो काम है ना उसमें आ जाए। उसमें आपके पास नेटो जो सबसे लड़ाका है उनका,
उसके साथ सीटो सेंटो, ये भी अमेरिका के लंचेस थे, सीटो और सेंटो। यूएसएसआर, और NAM, ये अच्छे काम कर रहे हैं, नॉन आर्मामेंट मूवमेंट। नेटो, सीटो, सेंटो, USSR और NAM, नॉन आर्मामेंट मूवमेंट। सर नैम जो है वो कौन सी है? नॉन आर्मामेंट मूवमेंट। सर ये कश्मीर में इसके लिए शायद है। सर नॉन अलाइन कौन सी मूवमेंट वाली? है ये, नॉन अलाइन मूवमेंट, सॉरी, नॉन आर्मामेंट का नॉन अलाइन yes, मूवमेंट, कि हमने किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना, जो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे। कश्मीर का क्या पूछा बेटा आपने? ठीक है सर, वो NAM का ही पूछ रहे थे। अच्छा, तो जनाब ये आपकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा आज का पूरी दुनिया का लेक्चर है। और हम जब आपकी स्टेज पे थे तो बेटा ये सब कुछ जो आपको 1 घंटे में डिलीवर किया है, इसके लिए हमें को 15-20 दिन पढ़ना पड़ा था, फिर इन चीज़ों का पता लगा, तो करंट अफेयर समझ ही नहीं आता इस लेक्चर के बगैर। तो जो नए स्टूडेंट है ये नशीन कर लें, किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना। आपको यहाँ जो बात कही जा रही है उससे पेपर में 4 से 5 सवाल आ रहे हैं। सर मैसेज चैट में है कि किसी का के OBOR पर क्लिक कर दें। OBOR को जी, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये बेसिकली किस लिए है कि जो आपका बाय लैंड ट्रेड रूट है दैट कनेक्ट यूरोप एंड एशिया, इसको रिस्टोर किया जाए। इस रूट का पुराना नाम ओल्ड सिल्क रूट था, क्योंकि पहले भी यूरोप में जो ट्रेड होती थी वो वाया दिस रूट, वाया लैंड होती थी। जी बेटा लेक्चर तमाम रिकॉर्डेड है और जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है सबको ये नोट्स भी मिलेंगे। अभी मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, लेक्चर्स भी सारे मिलेंगे इसी तरह रिकॉर्डेड। ये देखें, ये नोट्स हैं, इसमें जो हमने ज्योग्राफी का अभी पढ़ा है वो भी इस तरह आपके पास नोट्स फॉर्म में, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा हुआ है। और यही टारगेटेड वे में, कोई फजूल इसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये इकोनॉमिक्स जो आपसे पहले जो लोग हैं वो पढ़ चुके हैं। जी तो कोई किसी का सवाल? सर ये जो वन बेल्ट वन रोड की यानी कि जो होती थी ट्रेड, वो ट्रेन के जरिए होती थी ना, यानी कि जो अभी वो तरक्की की तरफ यानी शुरू कर वन रहे हैं जो ट्रेन के जरिए भी होती थी और ये घोड़ों के जरिए भी होती थी। पुराना दौर याद करें ना आप, ये तो ट्रेन बाद में आई है, पहले इन्होंने पहले जो होता था अपना ये जो लोकल ट्रेड रूट है वो होता था। सर जो आपने बताया था कि ईस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्ट ब्लॉक था और वेस्ट जर्मनी में कम्युनिस्टिक ब्लॉक था, तो ये जो जब इकट्ठा हुआ था 1990 में, तो फिर ये किस आइडियोलॉजी में, कैपिटलिस्ट थी इसमें अब या तो कैपिटलिज्म में, अब सारे कैपिटलिज्म में। सही से सर अब तो आप खुद अपने आप को देखें। देखिए मैंने एक चीज अभी नहीं छेड़ी, वो है सोशलिज्म, वो अगली क्लास में हम इंशाल्लाह उठाएंगे। और चाइना रिलेटेड CPAC हमने करना है तो सारा उसमें जाएगा। जी नासरा पूछें, क्या पूछ रही बेटा? ईस्ट जर्मनी को चाइना सपोर्ट करता है और जो नॉर्थ है उसको अमेरिका, ये क्लियर कर। नहीं, अब तो देखें चाइना तो पूरी दुनिया में हर किसी को सपोर्ट कर रहा है ना, लेकिन चाइना का मेन फोकस इकोनॉमी पे है, वो किसी को एड नहीं दे रहा क्योंकि उसका मुफाद ही नहीं कोई ऐसा। ये पढ़ा था ये करते हैं सपोर्ट चाइना, वो सपोर्ट उस टर्म में नहीं करता। एक तो वो सपोर्टर जैसे रशिया कर रहा था, वो सपोर्ट उसकी कोई भी नहीं कर रहा इस टाइम। एक सपोर्ट वो है कि देखिए ये अब लीस्ट डेवलप कंट्री है, इनको कोई छोटी मोटी इमदाद चाहिए, ठीक है। वो चाइना पूरी दुनिया में कहीं भी कोई डिजास्टर हो तो वो इमदाद दे रहा होता है। लेकिन जो ब्लॉग है ना, प्रॉपर ब्लॉग बनाना,
वो ब्लॉग या किसी का भी नहीं है, ये सारे कैपिटलिस्टिक स्टेट्स हैं इस टाइम। कैपिटलिस्टिक स्टेट जिस तरह हम लोग यहाँ डेमोक्रेसी है, तो वी आर नॉट इन एनी ब्लॉग, लेकिन फिर भी ये सिस्टम तो नहीं कहने कैपिटलिज्म वालों का ही। यस सर। और कोई सवाल जी? कैसा लेक्चर रहा है आज का? दानिश आप बताएं बेटा, दानिश अली चीमा। जी सर, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, चलें, वेरी गुड। तो इंशाल्लाह ये हमारी स्ट्रेटजी होगी बेटा, और हर लेक्चर आपका लेक्चर आज का मतलब थोड़ा टफ भी रहा और इजी भी रहा, लेकिन हम जब बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमें समझ आ इंशाल्लाह जाएगी। देखें, टफ तो अगर आपको आयशा अभी को थोड़ा टफ टाइम टफ ना लग रहा दिया है। जाए तो फिर फायदा नहीं है। ये जी चीजें नहीं सर। तो सीखनी तो पेपर में काम आना है ना। जी ठीक है, थोड़ी तो चीजें वही बात जहाँ से बात शुरू हुई थी कल भी, कि जो हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। ये खिलारा है पूरा पूरा दुनिया के जो ग्लोब है ना, इस खिलारे को समेट लें तो ये आसानी से समझ आ जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर समझ आ ही जाएगा, अभी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत इंशाल्लाह। पल्ले पड़ा है, कुछ नहीं भी पड़ा। इसकी रिकॉर्डिंग एक दफा दोबारा सुने, ठीक है, अपने पॉइंट्स लिखें, ये लेक्चर आपके फिंगर टिप्स पे, और याद रखें आपके इस लेक्चर से मेरी बात को वैसे क्रॉस चेक करने के लिए पेपर उठा के देखें, 4 से 5 सवाल पेपर में ना हो तो फिर मुझे कहिएगा। सर मुझे लगता है करंट अफेयर का ना कंप्लीट इसके अंदर से ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही यूपीएससी है। का पहले पेपर दे चुकी हूँ, एक दफा 2 दफा बस। हाँ जी, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह अजीज, हर पोर्शन से जो एमसीक्यूज निकलते हैं हम हर क्लास में निकाल के बाहर रखते जाएंगे। एग्जामिनर के पास चॉइस ही नहीं, इसके अलावा कोई और जाएगा कितना हो। सर रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कहनी थी कि यही वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, यही वाली प्रीवियस अच्छा बैच वाली जो है वो अच्छा ना। देखें, उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस जरूर आ जाता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, देखें इसके अंदर वही चीजें जो सेम हम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स जिस तरह आपकी नई है, वो चीजें अपग्रेड है, वो नई आ जाती है। प्रीवियस मतलब ये नहीं कि वो साल पुरानी होती है, जस्ट ये कि आपसे पिछले बैच की रिकॉर्ड की होती है, वो आपको मिल जाती है, लेकिन डाटा उसमें डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम यही होता है। जी सर। सर करंट अफेयर के हवाले से मैं कह रही हूँ ये वाली करंट अफेयर की रिकॉर्डिंग। आपको, हाँ करंट अफेयर की आपको जो सी करंट रिकॉर्डिंग है वही मिलती है। तो ये हमारे जो साइलेंट फीचर्स हैं उनमें ये शामिल है बेटा, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, कि अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। व्हाट्सएप ग्रुप हमारी क्लास का होगा जिसमें आप लोग डायरेक्ट हम लोगों से अटैच होंगे, कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली एज अ डायरेक्टर मुझसे भी कंसल्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह वी विल ट्रीट यू एज एन एसेट, और उसके मुताबिक आपको इस मिशन के लिए लेके चलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ओके, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास, जब मेरे साथ हुई वही टुमारो होगी वो। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।